जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 28 मई 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रूस ने इबोला वायरस के किस स्ट्रेन के लिए वैक्सीन की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा बुंडी बुगियो स्ट्रेन। तो दोस्तों, अभी अफ्रीका महाद्वीप में इबोला वायरस फैला हुआ है, ये काफ़ी चर्चा में है। तो इसी बीच रूस ने एक घोषणा की है कि उसने इबोला वायरस के एक स्ट्रेन के लिए एक वैक्सीन बनाई है। तो रूस ने इबोला वायरस के नए स्ट्रेन के लिए वैक्सीन की घोषणा की है और ये घोषणा की है रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरास्को ने। और दोस्तों, ये जो वैक्सीन बनाई गई है यह इबोला वायरस के बुंडी बुगियो वेरिएंट या स्ट्रेन पर असरकार होगी। तो अब तक बुंडी बुगियो स्ट्रेन के लिए कोई वैक्सीन या उपचार उपलब्ध नहीं था। तो रूस ने हाल ही में ये घोषणा की है कि उसने इस स्ट्रेन के लिए एक वैक्सीन बना ली है। कॉन्गो देश में काफ़ी बड़ी मात्रा में इबोला वायरस वर्तमान में फैला हुआ है। इसके अलावा युगांडा में भी इसके कुछ मामले पाए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है वो है कॉन्गो। इबोला वायरस एक अत्यंत घातक वायरस है जो इबोला वायरस डिजीज़ नामक बीमारी पैदा करता है। इसमें जो मृत्यु दर है वो लगभग 50% है, यानी कि इबोला वायरस के अगर 100 मामले आते हैं तो इसमें ऐसा माना जाता है कि 50 मामलों में मृत्यु हो जाती है। यह संक्रमित जानवरों या मनुष्यों के शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है। इसकी पहली पहचान 1976 में की गई थी कॉन्गो और सूडान में। तो इबोला नदी के पास इसकी खोज की गई थी, इसलिए इसका नाम भी इबोला रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 मई 2026 को किस दर्रे का दौरा किया है? आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में है। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 27 मई को वहां पर विजिट की गई है और सैनिकों का हौसला भी बढ़ाया गया है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में भारत चाइना बॉर्डर पर स्थित है। दोस्तों, नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में है और ये 14,200 फीट की ऊंचाई पर है, यानी 4,310 मीटर की ऊंचाई पर है और ये सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। इसकी विशेषता ये है कि भारत और चाइना का जो ट्रेड है वो इसी मार्ग से होता है। और अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो प्राचीन रेशम मार्ग का ये पार्ट रहा है। 1962 में भारत चाइना जो युद्ध हुआ था उसके बाद ये बंद कर दिया गया था। 2006 में इसे फिर से व्यापार और तीर्थ यात्रा के लिए खोला गया था। हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट कौन सा देश बना है? आंसर हो जाएगा ताइवान। तो ताइवान ने भारत को पीछे छोड़ दिया है और वो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना है। तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट ताइवान बना है। ये रिपोर्ट जारी की है ब्लूमबर्ग ने। और ताइवान का कुल मार्केट कैप है 4.95 ट्रिलियन, जबकि भारत का जो मार्केट कैप है वो है 4.92 ट्रिलियन। शेयर मार्केट क्या होता है? तो शेयर मार्केट वही जगह है जहां कंपनी अपने शेयर बेचती हैं और निवेशक उन्हें खरीदते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे हिस्सेदार बन जाते हैं और कंपनी के मुनाफे या घाटे का असर आपके निवेश पर पड़ता है। ठीक है, अगर कंपनी घाटे में जाएगी तो आपको भी घाटा होगा, अगर कंपनी को मुनाफा होगा तो आपको भी मुनाफा होगा। ग्लोबल शेयर मार्केट रैंकिंग की अगर हम बात करें तो अमेरिका सबसे बड़ा शेयर मार्केट है, फिर उसके बाद चाइना, फिर जापान, हांगकांग, फिर ताइवान और छठे नंबर पर कौन आ गया है? इंडिया। पहले ये 5वें नंबर पर था, अब छठे नंबर पर आ गया है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व निशानेबाज रणधीर सिंह का निधन कब हुआ है? आंसर हो जाएगा 27 मई 2026 को। तो पूर्व निशानेबाज रणधीर सिंह का हाल ही में निधन हुआ है 27 मई को। उनका जन्म 1946 में पटियाला राजघराने में हुआ था। 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों की ट्रैप स्पर्धा में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 1964 से 1984 तक लगातार 5 ओलंपिक में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्हें 1979 में अर्जुन पुरस्कार और महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
वो कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, जैसे उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। हाल ही में हुए कुछ इंपॉर्टेंट निधन देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन भास्कर राव का निधन हुआ है। महान गायिका आशा भोसले। गिलबर्ट सन संगमा का निधन हुआ है, ये असम के फुटबॉलर थे। ब्रह्मोस मिसाइल के रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर लियोनोव का निधन हुआ है। अमेरिकी पर्वतारोही जिम वेटकर का। पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहसिना किदवई का। सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का। बंगाली एक्टर राहुल अरुणोदय बनर्जी का। रेमंड के पूर्व चेयरमैन विजयपत सिंघानिया का। और यक्षगान कलाकार सूरी कुमेरू के गोविंद भट्ट का हाल ही में निधन हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव। तो इस पुस्तक को हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इसको 26 मई 2026 को लॉन्च किया गया है और इसका विमोचन किया है भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान ने आज तक में ये पुस्तक में जो है दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान ने इस पुस्तक में मोदी जी के साथ 33 से 35 वर्षों के अनुभव को सजोया है। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें याद रखिएगा, जैसे करुणा द पावर ऑफ कंपैशन पुस्तक को कैलाश सत्यार्थी। टाइड्स ऑफ टाइम को लिखा है सुधा मूर्ति। अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन को लिखा है विजय गोयल। और अग्नि सरसुलो विकसित चिना कमलम द्रौपदी मुर्मू नामक पुस्तक को लिखा है यार लगडा लक्ष्मी प्रसाद ने। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड को लिखा है मोहर बसु ने। दे विल सूट यू मैडम को लिखा है हरिंदर बाबेसा ने। डिफरेंट वट नो लेस को लिखा है अनुपम खेर ने। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लिखा है जनरल M नरवाने ने। और वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स को लिखा है DY चंद्रचूड़ ने। अगला क्वेश्चन है अभिनेता रणवीर सिंह पर बैन लगाने वाली संस्था कौन सी है? तो हाल ही में FWICE ने रणवीर सिंह पर बैन लगाया है। तो दोस्तों, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज नामक जो संस्था है उसने एक्टर रणवीर सिंह पर बैन लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि उन्होंने फिल्म डॉन 3 को अचानक छोड़ दिया था। तो इसके जो डायरेक्टर थे फरहान अख्तर, उन्होंने इस संस्था से शिकायत की थी और शिकायत में ये कहा गया था कि फिल्म का प्री प्रोडक्शन शुरू हो चुका था लेकिन रणवीर सिंह ने बीच में ही फिल्म छोड़ दी थी। इससे फिल्म मेकर्स को लगभग 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके बाद इस संस्था ने उनके खिलाफ नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी किया है, यानी इंडस्ट्री में उनके साथ काम ना करने का निर्देश दिया है। ठीक है, तो ये संस्था का नाम जरूर याद रखिएगा, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज। इस संस्था के बारे में अगर हम बात करें तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है। एशिया का सबसे बड़ा फिल्म फेडरेशन है और इसका उद्देश्य ये है कि फिल्म इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं और जो आर्टिस्ट हैं उनके हितों की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थायी मून बेस बनाने के लिए 3 चरणीय मून बेस प्रोजेक्ट किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा नासा ने। तो दोस्तों, नासा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक मून बेस बना रहा है। तो इसके लिए हाल ही में 3 चरण का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो ये प्रोजेक्ट नासा ने लॉन्च किया है, जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थायी मून बेस बनाना और भविष्य में मंगल मिशन के लिए लॉन्च पैड के रूप में इसका उपयोग करना। इसके जो 3 चरण होंगे, यानी कि जो चंद्रमा पर बेस बनाया जा रहा है उसके 3 चरण होंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाएगा कि सुरक्षित पहुंच और खोज की जाएगी, यानी बेस के लिए सटीक जगह की तलाश की जाएगी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का वहां पर निर्माण किया जाएगा, यानी कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। और फिर वहां पर
परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे जिससे वहां पर बिजली आपूर्ति की जाए, मॉड्यूल स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली 10 कोच हाइड्रोजन डेमो ट्रेन किस रूट पर चलेगी? तो ये जींद सोनीपत रूट पर चलेगी जो कि हरियाणा में है। तो भारत की पहली हाइड्रोजन चालित डेमो ट्रेन चलने जा रही है और ये हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि रेल मंत्रालय ने इस ट्रेन के संचालन को मंजूरी दे दी है। तो ये जो ट्रेन है ये जींद सोनीपत रूट पर चलेगी जो कि हरियाणा में है और ये उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आएगी। इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी जो कुल क्षमता होगी ये 1200 किलोवाट की होगी और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस ट्रेन की विशेषता ये होगी कि इसमें धुआं नहीं निकलेगा, इसमें जल वाष्प निकलेगी, ठीक है, और इसमें शून्य कार्बन उत्सर्जन होगा। डेमो ट्रेन क्या होती है? तो डेमो ट्रेन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। और इसमें क्या होता है कि इसमें इंजन अलग से नहीं होता है बल्कि हर डिब्बे में पावर यूनिट लगी होती है। तो ये जो हाइड्रोजन ट्रेन होगी ये एक डेमो ट्रेन होगी जिसमें हर एक डिब्बे में एक पावर यूनिट लगी होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खोजे गए प्राचीन गैलेक्सी प्रोटो क्लस्टर का नाम क्या रखा गया है? आंसर हो जाएगा लोकटक प्रोटो क्लस्टर। तो दोस्तों हाल ही में मणिपुर के खगोल भौतिक विज्ञानी डॉक्टर रोनाल्डो लेसराम के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने 12.6 अरब वर्ष पुराने एक विशाल गैलेक्सी प्रोटो क्लस्टर की खोज की है और इसका नाम मणिपुर की प्रसिद्ध झील लोकटक के नाम पर रखा गया है। नाम रखा गया है इसका लोकटक प्रोटो क्लस्टर। यह खोज ये बताती है कि जब ब्रह्मांड केवल 1.2 अरब वर्ष पुराना था तब आकाश गंगाएं किस तरह बनी और विकसित हुई। प्रोटो क्लस्टर या गैलेक्सी प्रोटो क्लस्टर का मतलब ये होता है कि जब आकाश गंगा का निर्माण होता है उस समय की स्थिति, ठीक है, यानी कि जब आकाश गंगा बनती है, उसका निर्माण होता है तो उसको बोला जाता है प्रोटो क्लस्टर। अगला क्वेश्चन है, भारत और कनाडा ने CEPA समझौता कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा 2026 के अंत तक। तो भारत कनाडा CEPA 2030 लक्ष्य हाल ही में घोषित किया गया है और ये कनाडा और भारत के बीच में है। इसका उद्देश्य ये है कि साल 2026 के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी CEPA पूरा करना और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचाना। अब ये जो समझौता हुआ है भारत और कनाडा के बीच में, इसका जो सबसे ज़्यादा लाभ होगा ये फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और IT प्रोफेशनल्स को होगा। CEPA क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये एक देश दूसरे देश के साथ करता है, जैसे भारत ने कनाडा के साथ किया है। तो इसमें क्या होता है कि यह एक व्यापार समझौता होता है। तो इसमें वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और मानव संसाधन से जुड़े हुए जो प्रावधान। अगला क्वेश्चन है, भारत और कनाडा ने CEPA समझौता कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा 2026 के अंत तक। तो दोस्तों हाल ही में भारत कनाडा CEPA 2030 लक्ष्य निर्धारित किया गया है और ये जो लक्ष्य निर्धारित किया है ये भारत और कनाडा ने निर्धारित किया है। तो इस लक्ष्य का उद्देश्य ये है कि साल 2026 के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी CEPA पूरा करना और 2030 तक दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है उसको $50 बिलियन तक पहुंचाना। जब भारत और कनाडा के बीच में ये समझौता होगा तो इसका लाभ किसको होगा? तो फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और IT प्रोफेशनल्स को इसका लाभ होगा। CEPA क्या होता है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यह एक प्रकार का व्यापार समझौता होता है, जैसे ये व्यापार समझौता हाल ही में कनाडा और इंडिया के बीच में हुआ है। तो इसमें वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और मानव संसाधन से जुड़े जो प्रावधान हैं वो होते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ाना और टैरिफ को कम करना या पूरी तरह से हटाना, ठीक है।
तो CEPA एक प्रकार का व्यापार समझौता है। तो इसके लिए हाल ही में कनाडा और भारत के बीच में चर्चा हो रही है। तो 2026 तक इस समझौते को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और 2030 तक दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है वो $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये थे दोस्तों आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं ऐप पर, जहां पर आपको लुसेंट का कोर्स मिल जाएगा, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा। तो इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे, तो कॉम्बो पैक आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक होती है उसके कॉम्बो पैक को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे, इनको जाकर के प्राप्त कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक मिल जाएगी, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। 79वें कान फिल्म महोत्सव 2026 में पाल्मे डी ओर पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? फ्योर्ड ने। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तिरुवनंतपुरम। भारतीय सेना द्वारा डेवलप किए गए AI आधारित कौटिल्य क्या है? कमांड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। पहले चरण की सेरेमनी में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? 66। संसद रत्न पुरस्कार 2026 कितने सांसदों को प्रदान किया गया है? 12। विलुप्त प्राय इजिप्शियन वल्चर यानी सफ़ेद गिद्ध की खोज मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुई है? चंदेरी। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन पर ऑर्सेनिक बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग किया है? रूस। 24 घंटे एशिया और ओशिनिया चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 5। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी बनाने की योजना बनाई है? साउथ कोरिया। हाल ही में PM अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में संविधान संशोधन को डिस्कस करेंगे। तो जो 26वां संविधान संशोधन था ये 1971 में हुआ था और इसमें रियासतों के शासकों का प्रीवी पर्स समाप्त किया गया था। 27वां संविधान संशोधन भी 1971 में हुआ था। इसके अंतर्गत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था। इसके द्वारा लोकसभा की सीटें जो हैं वो 545 की गई थी। 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। इसमें सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। इसमें सिक्किम को भारत में शामिल करके 22वां राज्य बनाया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसे लघु संविधान भी बोला जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित था। 53वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ था। इसमें अनुच्छेद 371G में मिजोरम राज्य को बनाया गया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, इनको आप नोट कर लें। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था 2010। आपसे ये पूछा गया था कि ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ था? तो 2010 में शामिल हुआ था। आज आपके लिए क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ठीक है, तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और ऐप पर ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के GK GS की ये सारी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर सकते हैं। ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।